हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर आपको ये पता चल ही गया होगा कि आज मैं कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। तो चलिए मैं आज आपको अपनी कनाडा पीआर स्टोरी के बारे में बताता हूं। तो इसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि मैंने कब कनाडा आने का सोचा, फिर कैसे मैंने आईएलटीएस क्लियर की, उसके बाद कैसे एजेंट ढूंढा, फिर मैंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगाई और फिर उसके बाद एसआईएनपी में फाइल लगाई, एसआईएनपी से नॉमिनेशन लिया, नॉमिनेशन लेने के बाद मुझे आईटीए मिला, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, पीपीआर आ गया। ये सारी टाइमलाइन मैं आपको बताऊंगा। और मीनवाइल मैंने अपनी जॉब स्विच करके गवर्नमेंट जॉब छोड़कर मैं कनाडा आ गया। तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब राइट नाउ, क्योंकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको मेरी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। और आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं कि मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी करी है। ये मैंने राजकोट से कंप्लीट किया है और उसके बाद मैं जॉब कर रहा था, वो भी राजकोट में ही कर रहा था। और फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं मैनेजर की पोस्ट के ऊपर था जब मैंने पीआर के लिए अप्लाई किया था। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में भी गया और गवर्नमेंट जॉब छोड़कर मैं कनाडा माइग्रेट हो गया हूँ। और अब तक मुझे कनाडा में 1 साल हो चुका है। तो 2015 में जब मैंने कनाडा आने के बारे में सोचना स्टार्ट किया था तब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैंने थोड़ा गूगल किया और वहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर रहा था। और उस टाइम पर इतनी यूट्यूब चैनल भी नहीं थी कि ताकि सबको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और कुछ वेबसाइट थी, उसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी तो जो सफिशिएंट नहीं थी। तो सबसे इजी जो हम लोग करते हैं कि भाई कनाडा जाना है तो भाई एजेंट के सिवा तो ये काम होगा ही नहीं। तो पहले मैंने एजेंट चूज किया। तो गूगल से मैंने नंबर निकाले, एजेंट को मैंने मिलने गया और उनसे मैंने पूछा कि कनाडा कैसे जाते हैं। सबसे पहला एजेंट जो मेरे राजकोट में मिला, उसने मुझे बोला कि आप 1500 रुपये, अब मेरी फीस है वो आप पे कर दो, आपको मैं आपके पॉइंट्स का कैलकुलेट करके बता दूंगा कि आप कनाडा जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। मुझे लगा क्या बात है, 1500 रुपये में ये पता चल जाएगा, बढ़िया है, चलो मैंने पैसे पे कर दिए। उसको बोला कि चलो बता दो। तो उसने मुझे सिस्टम समझाई कि ये 100 में से आपको 67 पॉइंट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल होंगे और कनाडा आपको इन्विटेशन देगा तो आप जा पाओगे। तो मुझे लगा कि ये बात तो अच्छी है। तो उस एजेंट के पास ही मैं सोच रहा था। तो सबसे पहला स्टेप उसने मुझे बताया कि आपको आइल्स क्लियर करनी होगी। तो आइल्स के लिए मैंने कोचिंग करनी स्टार्ट करी। तो ज़्यादातर कोचिंग में क्या होता है कि 2 या 3 महीने के लिए कोचिंग होती है। फिर अगर आपके आइल्स में बैंड जो आपको डिजर्व्ड है वो नहीं आते, उसके बाद फिर से कोचिंग की फीस पे करो और आइल्स एग्जाम दो। तो ये मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा क्योंकि मेरी जो जॉब थी वो भी हेक्टिक थी, ट्रैवलिंग रहता था, मीटिंग्स रहती थी, वर्कलोड इतना रहता था। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं रेगुलरली वो क्लास अटेंड कर पाऊंगा। तो फिर मैंने एक प्राइवेट ट्यूटर के पास कोचिंग स्टार्ट करी और वहां पर ऐसा था कि जब तक आपके डिजर्विंग बैंड नहीं आते तब तक मैं एक ही फीस के अंदर वो कोचिंग वहां पर कंटिन्यू कर सकता था। तो फिर मैंने वो वहां पर कोचिंग स्टार्ट किया और मेरी जॉब ऐसी थी तो मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो 6-7 महीने तो ऐसे ही प्रिपरेशन में निकल गए। कोई कोई बार तो 1-2 महीने तक मैं कोचिंग में जाता ही नहीं था। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था और मैं भी कनाडा आने के लिए इतना सीरियस नहीं था क्योंकि वहां पर भी मेरी अच्छी खासी जॉब थी, अच्छी सैलरी मिल रही थी और स्टेबल लाइफ थी। इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं थी कि कनाडा मुझे जाना ही है। और ये आइल्स की कोचिंग मैंने स्टार्ट की थी मई 2016 में। और जब मैंने आइल्स की एग्जाम दी तो वो आ गया था मई 2017। जून महीने में मेरा रिजल्ट आया। तो आइल्स में मुझे 7 बैंड्स आए थे फर्स्ट ट्रायल में। उसमें लिसनिंग और रीडिंग में मेरे 7 बैंड्स थे और स्पीकिंग और राइटिंग में मेरे 6.5 थे। उसके बाद मैंने अपने CRS स्कोर कैलकुलेट किए तो मेरे हो रहे थे कुछ 348, क्योंकि मेरे पास बैचलर्स की डिग्री थी। अगर मेरे पास मास्टर्स की होती तो ये CRS स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाता। तो उसके बाद मैंने जिस एजेंट के पास सबसे पहले फीस पे करी थी 1500 रुपये, उनके पास गया तो वो भी मुझे स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाने लगा, लेकिन मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं आया क्योंकि उस जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर अहमदाबाद में एक बड़े एजेंट के पास में गया। बड़े एजेंट ने मुझे बोला कि आपके CRS स्कोर 348 हो रहे हैं और जून में कुछ जो CRS का ड्रॉ हुआ था
वो लोएस्ट 413 के ऊपर गया था। तो आपके 350 तक आने के चांसेस है। 6 महीने में आपको 350 आ जाएगा और आपका कनाडा का पीआर हो जाएगा। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि ये एजेंट तो भाई बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसके पास काम करवाना नहीं है। और जब मैंने पहली बार 1500 रुपये एजेंट को दिए, उसके बाद ही डिसाइड किया था कि अगर ऐसे ही मैं एजेंट को पैसे देते रहूँगा तो मैं कनाडा कभी जा ही नहीं पाऊंगा और ना ही मुझे कभी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और 1 साल के अंदर मैंने काफ़ी इमिग्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी। सबसे बड़ी बात जो कनाडा आने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको खुद अपने दम पर पीआर की पूरी इमिग्रेशन प्रोसेस आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी आप एजेंट के पास जाओगे, वो एजेंट आपको हथेली में चांद दिखा देगा। आपको ये बोलेगा कि आप तो एलिजिबल हो, आपके तो इतने स्कोर बनेंगे, आप कनाडा, हम आपको 6 महीने में कनाडा भेज देंगे, आप कनाडा चले जाओ, फिर आप 3-4 हज़ार डॉलर तो ऐसे ही कमा लोगे कनाडा में। तो लोग 3-4 हज़ार डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। अरे 1.5 लाख, क्या बात है, 1.5 लाख, 2 लाख, इधर तो मैं कमा रहा हूँ 20-30 हज़ार, 40 हज़ार। ये सोचकर लोग चले जाते हैं एजेंट के झांसे में, उनके पास 1-1.5 लाख रुपए फीस पे कर देते हैं। फिर जब उनको आईएल्स में बैंड नहीं आते हैं, सीआरएस स्कोर इतना नहीं हो पाता है, तब जाकर बड़ा धक्का लगता है कि मेरे पैसे ठगे गए, एजेंट है वो सारे चोर है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ एजेंट है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन आपको अपने खुद के दम पर रेडी रहना पड़ेगा। तो फिर मैंने अहमदाबाद में ही एक अच्छे एजेंट के पास, जो रेप्यूटेड था, उसके पास में गया और उसने मुझे समझाया कि आपको CRS 348 में आपका नहीं होने वाला है, आप SINP के अंदर ट्राई कीजिए। तो SINP में भी मेरे हो रहे थे 62 पॉइंट्स। और उस टाइम SINP में सिस्टम ऐसी थी कि वो लोग 400 या 500 फाइल्स के लिए अपनी सिस्टम ओपन करते थे, और अगर आपकी फाइल उस टाइम में सबमिट हो जाती थी तो आपका चांस लगता था। उस टाइम पर पॉइंट्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की थी। तो मेरे 62 पॉइंट हो रहे थे, तो मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि मेरा उसमें हो जाएगा। एजेंट को मैंने फीस भर दी 80,000 रुपीज़, और साथ ही साथ वो एजेंट फ्री में आईएल्स कोचिंग भी करवा रहे थे। तो मैंने आईएल्स कोचिंग फिर से ट्राई करी, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर मैं आईएल्स में 777 आ गए तो मेरे CRS स्कोर मोर देन 400 हो जाएंगे, तो मुझे ओंटारियो से भी PNP मिलने के चांसेस है। लेकिन उस टाइम पर मैं देख रहा था कि ओंटारियो में से किसी को भी 450 के आसपास थे, उनको ही सिर्फ नॉमिनेशन मिल रहा था। तो फिर मैंने आईएल्स करना छोड़ दिया, क्योंकि 777 के ऊपर मेरा CRS स्कोर हो रहा था 412, तो मेरा चांस नहीं था। और उसके बाद थोड़ी सिस्टम में भी अपडेट हुई थी, तो जो कट ऑफ आ रहा था वो अराउंड 440 और 450 तक जा रहा था। तो बस मुझे SINP के ऊपर ही डिपेंड रहना था। मैंने जून 2017 में एजेंट के पास रजिस्टर किया, फीस पे करी। उसके बाद मैंने अपना वेस का प्रोसेस स्टार्ट किया, और वेस आने में मुझे अराउंड 5 मंथ लग गए थे। और नवंबर 2017 में मेरी पूरी फाइल रेडी हो चुकी थी। और एजेंट भी ऐसा था कि एजेंट को जितने भी डॉक्यूमेंट दो उतने कम ही पड़ते थे। कभी ये कम है, कभी आपकी वो सैलरी स्लिप कम है, कभी आपका ये डॉक्यूमेंट कम है। सब देने के बाद भी कुछ ना कुछ उसको गड़बड़ करनी ही थी। तो एजेंट ने मेरी फाइल कंप्लीट कर दी, और उसने बोला कि आपकी जो NOC आ रही है वो 6221 आ रही थी, जो कि मेरी एक्चुअल NOC नहीं थी। और उस टाइम पर SINP के अंदर ये NOC इन डिमांड भी नहीं थी। तो मैंने उसको बोला कि भाई, अगर आप ये NOC मेरी दे रहे हो, मेरी NOC SINP में डिमांड में नहीं है ना, मेरा CRS स्कोर ज़्यादा है, तो मैं कनाडा जाऊँगा कैसे। तो उसने मुझे ये बोला कि आपको थोड़ी पता है ना, हमको पता है कि कौन सी NOC कब डिमांड में आ जाएगी। तो मैंने बोला ये तो बहुत लंबे टाइम की बात हो गई, हम ऐसे वेट करते रहेंगे तब तो जो NOC अभी डिमांड में वो भी चली जाएगी। मैंने उसको बोला कि ये NOC नहीं, जो डिमांड में मुझे उसी में जाना है, और मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो उसी से रिलेटेड है। तो उसने मुझे NOC चेंज करके दी। फिर मेरी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फाइल पुटअप हुई 30 दिसंबर 2017। तो मुझे था कि चलो 1 साल के लिए तो ये एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल वैलिड है, तो मुझे और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अभी मुझे सिर्फ SINP के लिए फोकस करना है। तो 30 दिसंबर को फाइल सबमिट हुई, और 2 जनवरी 2018 को पता चला कि मेरी जो NOC थी वो इन डिमांड में से चली गई। अब मैं क्या करूं? फिर मैं एजेंट के पास गया। एजेंट ने मुझे बोला कि देखो, आपने मुझे बोला था ये NOC आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आपकी NOC चली गई,
तो अभी ऑप्शन ये बनता है कि आपकी जो नियरली क्लोजली जो एनओसी होती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी एनओसीज है, एक दूसरे में ओवरलैप होती रहती है, मैच होती रहती है। तो नई एनओसी मैंने ट्राई करी तो उसने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर मैंने अपनी कंपनी से रेफरेंस लेटर्स वगैरह, पुराने एम्प्लॉयर से वो सब मैंने अरेंज किए, वो सब मेरे हो गए। फिर भी जो एजेंट था वो एनओसी चेंज ही नहीं कर रहा था, उसको मैंने काफ़ी फॉलो अप लिए। उसके बाद एक्चुअल एनओसी उसने मुझे फाइल पुटअप कर दी। और मीनवाइल ये भी हुआ कि SINP में अचानक से काफ़ी सारी फाइल सबमिट हो गई। कुछ टेक्निकल ग्लिच आई थी जो 2 जनवरी 2018 में, तो उस टाइम पर टेक्निकल ग्लिच की वजह से काफ़ी सारी जो फाइल्स थी वो SINP में सबमिट हो चुकी थी लोगों की। तो अभी तो 2-3 महीने के लिए SINP ओपन होने के कोई चांसेस थे ही नहीं। और उस टाइम पर मैंने एजेंट को ये भी बोला था कि मेरी फाइल आप लगा दीजिए। तो एजेंट ने मुझे ये बताया कि आपके जो फंड है वो अभी 3 महीने पुराने नहीं है, क्योंकि SINP में ये क्लोज भी है कि आपका जो फंड है वो 3 महीने पुराना चाहिए। तो मेरा फंड जस्ट हुआ ही था दिसंबर में, तो उसने मुझे ये बोला कि आप 3 महीने वेट कर लो, अगर आपकी फाइल पुटअप हो भी गई, सबमिट हो भी गई और अगर आपका रिजेक्शन आया तो फिर आपको चांस और नहीं मिलेंगे। फिर मैंने सोचा और वेट कर लेते हैं। उसके बाद 13 जून 2018 को SINP एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम की स्ट्रीम थी, वो ओपन हुई। मैंने उसी टाइम पर एजेंट को फ़ोन किया, तो एजेंट बोला कि मैं आपकी फाइल सबमिट कर ही रहा हूँ, आपको आधे घंटे में मैसेज आ जाएगा। क्योंकि मैंने मेरी कार्ड की डिटेल भी उसको दे रखी थी, क्योंकि $300 की फीस बनती है जो पे करनी पड़ती है। तो मैं वेट कर रहा था, काफ़ी टेंशन थी कि फाइल सबमिट होगी कि नहीं होगी, और सिर्फ 400 फाइल्स के लिए ओपन हुआ था। तो पता नहीं ये फाइल्स कब कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं वेट करता रहा। 1 घंटे में मुझे SMS आया कि $300 का पेमेंट है वो आपके क्रेडिट कार्ड से हो चुका है। तो मैं काफ़ी खुश हुआ कि चलो भाई, मेरी कम से कम मेरी फाइल तो लग गई। तो फाइल लगने के बाद मैं वेट करता रहा। दूसरे दिन मुझे एक्सेप्टेंस का ईमेल भी आ गया उनका कि आपकी जो फाइल है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। तो बड़ा खुश था कि चलो अब तो कोई दिक्कत है नहीं। तो फिर मैं वेट करता रहा। 3 महीने बाद SINP में से एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड आया, जिसको ADR बोलते हैं। उन लोगों ने मेरा अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट मांगा, तो मैंने वो बैंक स्टेटमेंट लेकर उनको सबमिट कर दिया। और तो कुछ ज़्यादा प्रोसेस थी नहीं। तो 2 महीने बाद मेरा जो SINP से नॉमिनेशन आ गया। मेरी SINP की फाइल है वो जून 2018 में सबमिट हुई थी, और नवंबर 2018 में मेरा नॉमिनेशन आ गया था, जो 5 महीने का टाइम लगा था। जिस दिन मेरा नॉमिनेशन आया उसी दिन मैं गुजरात गवर्नमेंट की फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम थी, वो एग्ज़ाम देने गया था। क्योंकि मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने ही गया था, मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन करी नहीं थी। और वो एग्ज़ाम दे दी, और 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम में भी मैं लकीली पास हो गया था। और जब मुझे SINP से नॉमिनेशन मिला तो मेरे 600 पॉइंट्स ऐड हो गए। तो मेरे 348 में से अब मेरा स्कोर हो गया 948। तो उसके बाद जैसे ही CRS का ड्रॉ हुआ तो नवंबर महीने में ही मेरा इन्विटेशन आ गया था। इन्विटेशन आया, उसके बाद जो मेन काम रहता था वो था पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल टेस्ट और अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट तो 2 दिन में हो गया मेरा। उसके बाद मैंने मेडिकल की अपॉइंटमेंट बुक करवा ली, मेडिकल भी करवा लिया। उसके बाद जो टाइम लगा वो मेरे PCC आने में लग गया। PCC में हुआ ये था कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, मेरे घर के पास का जो पुलिस स्टेशन था वहाँ से वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन जो ऑनलाइन प्रोसेस होती है उसमें अभी तक मेरा यही दिखा रहा था कि योर फाइल इज एट पुलिस स्टेशन। तो 1 महीना निकल गया। उसके बाद मुझे थोड़ी टेंशन हुई कि भाई 2 महीने में ये फाइल सबमिट करनी है, अभी PCC का तो कोई ठिकाना है नहीं, तो मैं क्या करूं। तो मैं पुलिस स्टेशन में गया, थोड़े जो जान पहचान के दोस्त थे वहाँ पर उनको भी मैं साथ लेके गया कि मेरी प्रोसेस कहाँ पहुँची है। तो उन्होंने मुझे लेटर दिखाया कि देखो इसी तारीख को आप आए थे, उसी डेट को ही आपका तो हमने सबमिट कर दिया है, आप पासपोर्ट ऑफिस जाकर ये इंक्वायरी कीजिए। फिर मैं पासपोर्ट ऑफिस गया तो उन लोगों ने बोला कि भाई आपका तो PCC रेडी है, आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दीजिए हमें। तो उस टाइम पर मैं डॉक्यूमेंट लेकर तो नहीं गया था। दूसरे दिन मैं डॉक्यूमेंट लेकर गया और PCC मुझे मिल गया। जैसे ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट रेडी हुए, 1 महीने के बाद मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। तो दिसंबर में मेरा सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए
उसके बाद मैं बायोमेट्रिक्स के लिए वेट कर रहा था, क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं साथ ही साथ आपको बायोमेट्रिक्स और जो कैनेडियन गवर्नमेंट की पीआर फीस होती है और एप्लीकेशन फीस ये सब पे करनी पड़ती है। तो वो सारे पैसे मैंने दे दिए और फरवरी 2019 में मेरा बायोमेट्रिक्स के लिए कॉल आ गया। मैंने जो अहमदाबाद में है वीएफएस सेंटर, वहाँ पर मैंने अपने बायोमेट्रिक्स दिए। उधर भी जब मैं बायोमेट्रिक्स के लिए गया तो कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल ग्लिच चल रही थी, तो बायोमेट्रिक्स में पूरा दिन निकल गया। उसके बाद मैं आ गया कि चलो अब वेट करते हैं। तो मैं वेट करता रहा क्योंकि मेरा जो जून महीने में मेरे 6 महीने कंप्लीट हो रहे थे। तो मेरे 6 महीने कंप्लीट हो गए, फिर भी मेरी कोई अपडेट आई नहीं रही थी। और मैंने एजेंट को बोला कि अब मैं क्या करना है, तो एजेंट ने मुझे बोला कि और थोड़ा वेट करते हैं और अगर आप चाहे तो जीसीएमएस नोट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जीसीएमएस नोट्स क्या होता है? ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम, कि आपका केस कहाँ पर पहुंचा है, आपकी इमिग्रेशन फाइल में क्या क्या दिक्कतें आई है और क्या कौन से स्टेज के ऊपर आपकी फाइल है, ये सारी सिस्टम जीसीएमएस नोट्स के अंदर होती है। ये बात अलग है कि जीसीएमएस नोट्स आने के बाद उसमें कुछ समझ में नहीं आता है ज़्यादा, तो उसके लिए बहुत आपको टेक्निकल थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन फिर मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ कि 6 महीने हो गए, अभी और 15 दिन निकल गए। एजेंट भी बोल रहा था कि वेट करो। मुझे लगा कि चलो भाई अब तो मेरी फाइल गई, रिजेक्ट हो ही गई, अब तो पता नहीं क्या होगा। क्योंकि जो लोगों की मेरे साथ एसआईएनपी में, मेरी एनओसी में जिनकी फाइल लगी थी, उसमें से अराउंड 50% से भी ज़्यादा लोगों की फाइल रिजेक्ट हुई थी। लकीली मेरी एसआईएनपी से तो नॉमिनेशन आ गया था, तो मुझे लगा कि अभी एक्सप्रेस एंट्री में फंस गया। तो मैं वेट कर नहीं पाया, फिर मैंने जीसीएमएस नोट्स के लिए अप्लाई कर दिया और जीसीएमएस नोट्स के लिए अप्लाई किया और उसके तीसरे ही दिन मेरे एजेंट का मुझे फ़ोन आया। उसने बोला कि भाई आ जाओ स्वीट लेकर इधर, आपका पीपीआर आ गया है। तो भाई मैं बहुत खुश हो गया, चलो पीपीआर आ गया। और उसी टाइम पर जैसे पीपीआर आया, उसी टाइम पर मेरे गवर्नमेंट जॉब का मुझे जॉब ऑफर लेटर भी आ गया था। तो साथ में ये भी था कि अभी गवर्नमेंट जॉब करनी है कि नहीं करनी है, या फिर कनाडा जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलना भी इतना इजी नहीं है, उसके लिए एग्जाम्स भी काफ़ी टफ होते हैं। और लकीली मैं पास हो गया था, तो फिर घर वाले भी ये सोच रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी थोड़ा टाइम दिया जाए, और अगर यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है तो फिर कनाडा जाओ। मैंने भी यही सोचा, फिर पीपीआर मेरा आ गया और सीओपीआर मेरा जुलाई महीने 25 जुलाई को मेरा सीओपीआर आ गया। उसी टाइम मैंने ये डिसाइड किया था कि अब मैं जाऊँगा तो मेरी जो वीज़ा एक्सपायरी डेट है उसके 4-5 दिन पहले जाऊँगा। मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था 15 दिसंबर 2019 को, और मैंने सोचा कि चलो 10 तारीख के आसपास मैं जाऊँगा। और मीनवाइल मैंने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जॉब भी करना स्टार्ट कर दिया था, और वो जॉब भी काफ़ी अच्छी थी। और मेरी जो प्राइवेट जॉब थी, मेरी फार्मा की जो जॉब थी, उससे मेरी सैलरी कम थी, लेकिन जो मेंटल पीस थी वो गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी अच्छी थी, और वर्कलोड भी इतना नहीं था जितना मेरा प्राइवेट जॉब में था। तो अच्छे खासे लेवल पे मैं पहुंच भी गया था। तो घर से तो लोग ये भी बोल रहे थे, काफ़ी सारे दोस्त भी बोल रहे थे कि अभी कनाडा जाना छोड़ दो। फिर मैंने ये सोचा कि भाई गवर्नमेंट जॉब, अगर मुझे कनाडा अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं गवर्नमेंट जॉब इधर छोड़ दूंगा, तो वापस आके फिर मैं प्रिपरेशन करके फिर कर लूँगा। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया, और मैंने 3 महीने पहले मेरी जो फ्लाइट की टिकट करवा ली थी, और मुझे 2 टिकट की कुछ 1 लाख में पड़ी थी, और मैंने करवाई थी KLM एयरलाइंस में मुंबई टू एम्स्टर्डम टू टोरंटो और टोरंटो टू सास्काटून। तो फाइनली मैं 10 दिसंबर 2019 को सास्काटून में लैंड हो गया। और मैं साथ में आपको ये भी बताता हूँ कि जो लोग कनाडा आना चाहते हैं, जो डिजर्विंग है और जिनका स्कोर है, उनको एक बात पहले क्लियर करनी चाहिए कि आपको कनाडा आना है कि नहीं आना है। क्योंकि अगर आपने सोचा है कि आना है तो फिर आप उसके लिए फोकस कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि जाना है, होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, तो फिर 90% चांस यही है आप डिमोरलाइज हो जाओगे और आप आने की उम्मीद छोड़ दोगे। इससे अच्छा है कि आप एक बार फोकस कीजिए कि आपको आना है। अगर मैं उस एजेंट के भरोसे बैठा रहता कि मेरी जो एनओसी उसने दी थी उस पर मैं फाइल लगा था, तो मेरा पीआर कभी नहीं आने वाला था। तो ये मेरी स्टोरी है, और काफ़ी अप एंड डाउन्स आए। गवर्नमेंट जॉब भी मैंने छोड़ दी। अच्छे खासे लोग ये भी बोल रहे थे कि आप वहाँ जाओ,
हमको थोड़ी हेल्प करो। लेकिन यहाँ आने के बाद भी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहता है। ऐसा नहीं कि कनाडा आ गए आप और आपको आते ही आपको बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। यहाँ आकर आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और आपको अगर आप मैनेजर की पोस्ट पे हो तो आपको एंट्री लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जो रोल में काम कर रहे हो वो फील्ड की आपको जॉब ना भी मिले तो यहाँ पर आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। और अपने जो फोकस, आपने मोटिव जो लेकर आए थे कि यहाँ पर आपको सेटल होना है, तो आपको उसके लिए फोकस करना पड़ेगा। और जो भी निगेटिव न्यूज मिलती है उनसे आपको काफी बचना पड़ेगा। आपको अपने गोल के ऊपर काम करना पड़ेगा कि आप यहाँ आए हैं तो आप अपना लाइसेंस एक्वायर करें। आप उसके लिए कुछ कोर्स करना पड़ता है तो वो कोर्स कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर सेट हो जाएंगे। और जो लोग सिर्फ ये सोच के कनाडा आ रहे हैं कि वहां पर जाते ही हमको 3-4 हज़ार $5,000 की जॉब मिल जाएगी और हम इतना कमा लेंगे, तो भाई ये बात गलत है। यहाँ पर आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो आपकी पीआर प्रोसेस के लिए स्ट्रगल होता है उससे काफी ज्यादा स्ट्रगल आपको यहाँ आने के बाद करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको आना है तो वेलकम। अगर आप सोचते हैं कि वहां पर स्ट्रगल करनी है और इससे अच्छा यहाँ पर इंडिया में आपकी अच्छी जॉब है और वो सब आप छोड़ना नहीं चाहते तो वहां पर भी कोई अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आगे कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।